आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 आदित्य शर्मा के साथ। दोस्तों, राजकुमार सर अभी अपने कुछ निजी कार्यों के चलते कुछ हफ्तों तक बिजी रहेंगे और इसी वजह से आने वाली कुछ कहानियों में आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ पसंद आए। आज की कहानी बाकी कहानियों से बिल्कुल ही अतरंगी और अलग है। आइए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। उस रात जब बारातियों से भरी बस मंडाल के खेरा गांव के लिए रवाना हुई तो बस में पूरे जश्न का माहौल था। दारू की पेटियां पिछली सीट पर रखी थी जो बस के हिचकोले के साथ झूम रही थी। वहीं बाराती भी दारू के नशे में झूमते हुए गा पी रहे थे। लेकिन मुझे तब चिंता होने लगी जब पता चला कि बस का ड्राइवर बिदोड़ी भी नशे में है और उसी हालत में बस चला रहा है। मैं इसी दुविधा में था कि तभी हमारी बस तेजी से आते ट्रक से टकराते टकराते बची। ये देखकर मेरी तो सांसें ऊपर नीचे हो गई, लेकिन बाकी लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और बस का ड्राइवर बिदोड़ी अब भी झूमते हुए पूरी तान में बस चलाए जा रहा था। उसे ऐसा झूमता देख मैंने बोला, बिदोड़ी भैया, बस थोड़ा आराम से चलाइए, जल्दी किस बात की है। मेरे इतना कहते ही बिदोड़ी ने स्टीयरिंग से हाथ हटाते हुए कहा, ले तू ही चला ले। उसके कहने के अंदाज से मैं ये समझ गया कि आज कुछ ना कुछ बुरा जरूर होने वाला है। इससे पहले कि उसका मूड और बिगड़ता, मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और कुछ देर बाद जब मेरी नज़र बस के बाहर पड़ी तो मैंने देखा कि हम गलत रास्ते पर हैं। सामने एक पुरानी मिल नजर आ रही थी जिसे सालों पहले एक भयानक दुर्घटना के बाद बंद कर दिया गया था। मुझे याद आया कि ये मिल खेरा गांव के रास्ते में नहीं बल्कि कुबेद गांव की तरफ पड़ती है। ये समझते ही मैंने फौरन बिदोड़ी भैया को बस रोकने को कहा, लेकिन दारू का असर उनके दिमाग पर इस कदर चढ़ चुका था कि वो रुकने के बजाय मुझ पर ही भड़क गए। अब तू मुझे मेरा काम सिखाएगा? चुपचाप बैठ कर रह, नहीं तो यहीं उतार दूंगा। उस वक्त मैं उस ड्राइवर पर बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। इसी बीच मैंने सोचा कि अखिल के पिताजी को फोन करके स्थिति की जानकारी दे दूं। जैसे ही मैं फोन निकालने लगा, बिदोड़ी ने अचानक बस का ब्रेक लगा दिया, जिससे मैं थोड़ा असंतुलित हो गया और अभी मैं खुद को संभाल ही रहा था कि उसने कहा, लो पहुंच गए। मैंने सामने देखा तो एक बड़ी सी कोठी थी जिसके चारों तरफ लाइट जगमगा रही थी। देखने में लग रहा था कि वहां भी कोई शादी हो रही है, पर मैं जानता था कि ये वो जगह नहीं है जहां हमें जाना था। मैं उस कोठी को गौर से देख ही रहा था कि इतने में सारे बाराती बस से उतरकर उस कोठी की तरफ चलने लगे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह अखिल की शादी नहीं है, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। सब नशे में धुत थे, यहाँ तक कि ड्राइवर बिदोड़ी भी सबके साथ कोठी के अंदर चला गया। मैं बस में ही रुका हुआ था और बार बार अखिल के पिताजी को फोन करने लगा, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। हार कर मैं बस से उतरा और वहां से पीछे की ओर जाने लगा और मैं अभी कुछ ही देर चला था कि मुझे जबरदस्त थकान महसूस होने लगी। पसीना इस कदर बह रहा था कि कपड़े पूरे भीग चुके थे। मुझे चक्कर आना शुरू हो गया और मैं वहीं सड़क किनारे बैठ गया कि तभी पीछे से किसी ने लाठी से मेरे कंधे को छूते हुए पूछा, तू इंसान है या भूत? और जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने झल्लाते हुए कहा, यहाँ भूत भी ऐसे सड़क किनारे बैठते हैं क्या? वो आदमी बोला, बाहर नहीं, पर कुछ दूर एक कोठी है, वहाँ सिर्फ भूत ही रहते हैं। मुझे लगा आज उनमें से कोई बाहर निकला होगा। मगर तू है कौन और यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो गहरी सोच में पड़ गया। फिर मेरे पास बैठते हुए बोला, देख बेटा, मेरी बात सुन, डरना मत। हो सकता है ये तेरी आखिरी रात हो, क्योंकि जिनके साथ तू आया है वो तुझे जाने नहीं देंगे। अगर अगली 3 रात तू किसी तरह यहाँ बच गया तो वापस जा सकेगा। यह सुनकर मैं बुरी तरह भड़क गया। बाबा, आप भी कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं। हाँ, माना कि यह जगह वीरान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भूत है।
वैसे भी मैं अभी यहीं से निकल रहा हूँ। इतना बोलकर जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरा सिर जोर से चकराने लगा और मैं फिर वहीं बैठ गया। ऐसा एक बार नहीं, बल्कि जब भी मैं खड़ा होने की कोशिश करता, मुझे चक्कर आने लगता और मुझे बैठना पड़ता। कुछ प्रयासों के बाद मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ समझ ही रहा था कि तभी ड्राइवर बिदोड़ी उसी कोठी की तरफ से वापस आता हुआ मुझे नजर आया। उसे देखते ही मैंने आवाज लगाई, बिदोड़ी भैया इधर आइए। मेरी आवाज पर वो मेरे पास आ गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मैंने कहा, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम गलत जगह आ गए हैं। चलिए बस निकालिए और यहाँ से निकलते हैं। मेरी बात सुनकर बिदोड़ी बोला, यही तो अखिल की शादी हो रही है, चल अंदर चल। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया। क्या? मेरे मन में कई सवाल उठे। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, इतने में वो बूढ़ा आदमी जो मुझे पहले मिला था, अपनी लाठी से बिदोड़ी के पैरों पर मारते हुए बोला, अगर इसे ले ही जा रहा है तो मुझे भी साथ ले चल, 2 निवाले मैं भी खा लूंगा। उस बूढ़े की यह बात सुनते ही बिदोड़ी का चेहरा बदलने लगा। उसकी हाइट तेजी से घटने लगी और कुछ ही पलों में वो इतना छोटा हो गया कि मेरे घुटनों तक ही पहुंच पा रहा था। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही वो छोटा हुआ, बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, और 1.5 फुटिए, लगता है तेरा पेट अभी तक नहीं भरा जो इसे भी लेने आ गया। उस पर वो छोटा बिदोड़ी गुस्से से चिल्लाया, तुझे भी एक दिन खा जाऊंगा। इतना बोलकर वो 1.5 फुटिया भूत तेजी से कोठी की ओर भाग गया। मेरे तो जैसे प्राण ही निकल चुके थे। मुझे घबराता देख वो बूढ़ा आदमी बोला, डरो मत, जब ये 1.5 फुटिया भूत तुम्हें लेने आएंगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर हाँ, जब उनका सरदार भैरू जागेगा तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके आगे मेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। फिर कुछ देर रुककर वो बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम बच सकते हो अगर तुम किसी नाव के कील को निगल लो और जैसे ही बाहर निकलो तुरंत किसी डॉक्टर से मिलो और ऑपरेशन करवा के उस कील को निकलवा दो, तब तुम बच जाओगे। मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने तुरंत उससे पूछा, कहाँ है वो कील, मुझे वो अभी दो। मेरे पूछते ही वो बाबा अपनी लाठी मेरे मुंह के पास लाए और बोले, इन कीलों में से एक कील खींच लो। मैंने झटपट एक कील निकाली और बड़ी सावधानी से उसे निगल लिया। कील पेट में जाते ही मुझे धीरे धीरे सामान्य महसूस होने लगा। अब की बार जब मैं उठा तो सिर में चक्कर नहीं आया। मेरे खड़ा होते ही वो बाबा बोले, अब ज़्यादा वक्त मत गंवाना, सीधा अस्पताल जा, इससे पहले कि ये कील तेरी जान ले ले। और मैं वहाँ से निकल पड़ा और जैसे तैसे मैं एक अस्पताल पहुँचा और डॉक्टरों ने सर्जरी कर उस कील को मेरे पेट से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद जब मैं ठीक होकर घर लौटा तब मुझे एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। वो सभी बाराती जो उस रात मेरे साथ बस में थे, उनकी लाशें हाईवे के किनारे बिखरी हुई मिली। सिर्फ मैं बच गया था। अगर वो बूढ़ा बाबा मुझे ना मिला होता तो शायद आज मेरी भी लाश उन्हीं में गिनी जाती। बाबा की बात ने मेरी रूह कपा दी थी, लेकिन मन अब भी अधूरा था। मुझे कोठी की ओर खिंचाव सा महसूस हो रहा था, जैसे वहाँ कुछ अधूरा रह गया हो। मैंने तय किया कि एक बार फिर मैं भैरू कोठी जाऊंगा, इस बार डर के साथ नहीं, जवाब के साथ। मैं अमावस्या की अगली रात वही पुराना रास्ता पकड़कर कोठी पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हाथ में बस एक टॉर्च और उस नाव की पुरानी कील थी जो बाबा ने दी थी। जैसे ही मैंने कोठी का दरवाज़ा खोला, अंदर की ठंडी हवा और भारी लगने लगी। फर्श पर जले हुए निशान अब भी थे। मैं उस तहखाने की ओर बढ़ा जहाँ पिछली बार मेरी चेतना जवाब दे गई थी, लेकिन इस बार वहाँ कुछ और था। एक दीवार पर काले रंग से कुछ लिखा हुआ था, मैं वापस लौटूंगा, अमृता अधूरी है, बलि पूरी नहीं हुई। तभी पीछे से किसी की सांसों की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो 1.5 फुट का प्राणी फिर सामने था, पर इस बार वो सिर्फ एक परछाई जैसा दिख रहा था। उसकी शक्ल धुंधली थी। वो फुसफुसाया, भैरू अमृता के लिए तुम जैसे जीवित इंसानों की आत्मा को
फंसाता है। कोठी कोई इमारत नहीं, एक तंत्र है, एक बंदी गिरिया आत्माओं का। मैंने कांपते हुए हाथों से कील उसकी ओर बढ़ाई। तभी दीवार में दरार आने लगी, जमीन हिलने लगी और अचानक पूरी कोठी में चीखें गूंज उठी। सैकड़ों आत्माएं एक साथ मुक्त हो रही थी। केतु एक दर्दनाक चीख मारकर गायब हो गया और उसी क्षण एक बुजुर्ग आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई। चेहरा शांति से भरा हुआ था। तुमने हमें मुक्त किया बेटा, भैरू के श्राप से। यह कील उसी दिन से शक्ति का प्रतीक बन गई थी जिस दिन ऐसे भैरू को जिंदा बांधा गया था। धीरे धीरे कोठी का रंग बदलने लगा, दीवारें पिघलने लगी और उस रात भैरू कोठी हमेशा के लिए मिट गई। मैं आज भी उस गांव के पास ही रहता हूँ। कभी कभी गांव के बच्चे मुझसे कहते हैं कि रात को वो एक छोटा सा परछाई जैसा प्राणी देखते हैं जो खेतों की ओर दौड़ता है। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है भैरू गया नहीं, वो अब भी किसी को ढूंढ रहा है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब मैं अस्पताल से ठीक होकर लौटा तो सबसे पहले उस लाठी वाले बूढ़े बाबा को ढूंढने गया जिसने मुझे भूतिया कोठी से बचाया था। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे वो अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और बिना बोले सिर हिलाया जैसे सब कुछ पहले से जानते हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, बाबा वो 1.5 फुट का भूत कौन था? आप कौन हैं? और उस कोठी में क्या है जो लोग उसमें जाकर लौटते नहीं? बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, जिसे तुम 1.5 फुटिया कहते हो उसका असली नाम कीतू है। वो पहले एक इंसान था, एक साधारण और सीधा सा लड़का, पर उसकी आत्मा भैरू सिंह ने बंदी बना ली थी। भैरू सिंह वो तांत्रिक था जो उस कोठी में 100 साल पहले रहता था। मैं चौंक गया। तो क्या भैरू सिंह अभी भी जिंदा है? नहीं, उसका शरीर तो जल चुका है लेकिन उसकी आत्मा कोठी की दीवारों में कैद है। और केतु वो अब भूत नहीं, एक माध्यम है, भैरू की आत्मा को भोजन पहुंचाने वाला। वो यात्रियों को कोठी तक खींच लाता है। मैंने डरते हुए पूछा, और आप कौन है बाबा? बाबा ने जमीन पर लाठी टिका दी और उनकी आंखें एकदम से चमकने लगी और उन्होंने कहा, मैं वही हूँ जिसने भैरू को जलाया था। मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं था, मैं उसका शिष्य था। पर जब मुझे सच पता चला कि वो बच्चों और निर्दोषों की बलि दे रहा है तो मैंने ही गांव वालों को सच्चाई बताई। उसी रात हमने उसे कोठी में ही जिंदा बांध दिया। और यह लाठी, उन्होंने लाठी ऊपर उड़ाई, यह उसी लोहे की कील से बनी है जिससे भैरू को बांधा गया था। बूढ़े बाबा की बात सुन मैं स्तंभ था। तो आपने मुझे क्यों बचाया? बाबा बोले, क्योंकि तुम पहले इंसान थे जिसने डर कर भागने के बजाय कोठी का सामना किया, और क्योंकि तुमने नाव की कील खाई थी। वो कील भैरू के श्राप को तोड़ने वाली थी। मैंने पूछा, तो अब क्या ये सब खत्म हो गया? बाबा मुस्कुराए, नहीं। बस गंभीर होकर बोले, नहीं, कोठी खत्म नहीं हुई, सिर्फ बंद हुई है। भैरू की आत्मा अब भी किसी नए माध्यम की तलाश में है। जब अगली बार कोई बारात उस रास्ते से गुजरेगी केतु फिर लौटेगा। मैंने कांपते हुए स्वर में कहा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? बाबा ने मेरी आंखों में देखा और बोले, हाँ, ये लाठी अब तुम्हारे हवाले है। अगली बार जब केतु जागेगा तुम्हें वहां जाना होगा, लेकिन इस बार डर कर नहीं बल्कि अंत करने। मैंने लाठी थाम ली। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ पसंद आई हो। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।